नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। टाइम्स टाउन नव भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए फटाफट अंदाज में देश दुनिया की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज पीएम मोदी लखनऊ में जारी डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस में काउंटर टेररिज्म, साइबर क्राइम और डेटा गवर्नेंस पर मंथन होगा। इसमें सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस के प्रमुख शामिल होंगे। पीएम मोदी शुक्रवार को अपने यूपी दौरे के पहले दिन झांसी में आयोजित राष्ट्रीय रक्षा पर्व में शामिल हुए। यहां पीएम मोदी ने सेना को अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर के साथ कई ड्रोन सौंपे। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारा मंत्र मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड है। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल ने स्पीकर से बीएसएफ से संबंधित प्रस्ताव पर विधानसभा की कार्रवाई की जानकारी मांगी है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने विधानसभा स्पीकर से इस प्रस्ताव के पारित होने के दौरान विधानसभा की कार्रवाई की जानकारी मांगी है। बीते दिनों विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित किया गया था। चीन पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आया है। विदेश मंत्री ने कहा कि चीन के पास समझौतों का उल्लंघन करने के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि भारत और चीन अपने संबंधों को लेकर विशेष तौर पर खराब दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि बीजिंग ने समझौतों का उल्लंघन करते हुए कुछ ऐसी गतिविधियां की जिनके पीछे उसके पास अब तक विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं है। परमवीर सिंह के भगोड़ा घोषित होने के बाद उसकी संपत्तियों पर एजेंसियों की तरफ से नोटिस लगाए जा रहे हैं। भगोड़ा घोषित होने के बाद परमवीर सिंह को 30 दिनों का वक्त मिला है। अगर 30 दिनों में वो सामने नहीं आए तो उनकी संपत्तियां जब्त की जाएंगी। आज से अगले 2 दिनों तक संयुक्त किसान मोर्चा कोर कमेटी की बैठक होगी। बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। आज पूरे देश में कांग्रेस किसान विजय दिवस मनाएगी। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी प्रदेश अध्यक्षों को पत्र लिखकर सभी राज्य मुख्यालयों, जिला मुख्यालयों में किसान विजय दिवस, किसान विजय रैली और सभा करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में 21-22 नवंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। विस्तार से पहले स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने मंत्री पद छोड़ने की पेशकश की है। मंत्रिमंडल विस्तार में 12 से 13 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। मोदी सरकार की तरफ से तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद विपक्ष कई और कानूनों को वापस लेने की मांग करने लगा है। पंजाब के सीएम ने बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने वाले कानून को वापस लेने की मांग की है, तो ओवैसी ने सीएए एनआरसी कानून को वापस लेने की मांग उठाई है। कांग्रेस चुनावी मोड में आ गई है। पार्टी ने उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में स्क्रीनिंग कमेटी का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड की जिम्मेदारी अविनाश पांडे को दी गई है, तो वहीं मणिपुर का जिम्मा जयराम रमेश के पास गया है। गोवा के लिए रजनी पाटिल को स्क्रीनिंग पैनल का चेयरपर्सन बना दिया गया है। राजस्थान के दौसा में मंत्री परसादी लाल मीणा के आवास के पास तोड़फोड़ हुई है। सांसद किरोड़ी मीणा के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर मंत्री के आवास के पास तोड़फोड़ की। ये लोग 2 साल से लापता बुद्धि प्रकाश मीणा को खोजने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में साउथ वेस्ट जिले की पुलिस ने वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 ऑटो लिफ्टरों को धर दबोचा है। पुलिस ने इनके पास से 21 लग्जरी गाड़ियां बरामद की हैं। बिहार में शराबबंदी को लेकर लगातार पुलिस का एक्शन जारी है। पटना पुलिस ने एक सूचना के आधार पर एक निजी होटल में छापा मारा और कई लोगों को पकड़ा है। शुरुआती जानकारी से पता चला है कि पकड़े गए लोग बिहार के नहीं हैं और एक दोस्त की शादी के बहाने यहां जमा हुए थे। होटल के कमरे से शराब की कई बोतलें मिली हैं, जिसके बाद आरोपी व्यक्ति का मेडिकल कराया गया है। राजस्थान के भरतपुर में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। यहाँ बच्चों के एक विवाद में जमकर पत्थर चले और सरेआम गोलियां भी चलाई गईं। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद दोनों पक्षों ने मामला दर्ज कराया है। हालांकि पहले गांव की पंचायत में ही राजीनामा हो गया था, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है। मुंबई के विले पार्ले में प्राइम मॉल की बिल्डिंग में आग लग गई। आग की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अमेरिका में मेडिकल टेस्ट के चलते पावर ट्रांसफर के बाद अब बाइडेन ने फिर से कामकाज संभाल लिया है। इससे पहले बाइडेन को एक मेडिकल टेस्ट के लिए एनेस्थीसिया दिया गया था, जिसके चलते वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का कामकाज संभाला था। अब बाइडेन टेस्ट के बाद एक बार फिर काम पर वापस लौट आए हैं। पश्चिमी यूरोप में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बीच ऑस्ट्रिया में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। ऑस्ट्रिया इस समय कोविड-19 संक्रमण की नई लहर से जूझ रहा है। ऐसे में वो यूरोप में
कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा करने वाला पहला देश बन गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया के चांसलर अलेक्जेंडर शेलेनबर्ग ने अपने देश में फरवरी से अनिवार्य टीकाकरण की घोषणा की है। श्रीलंका में शुक्रवार को कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट के नए स्ट्रेन का पता चला है। वैज्ञानिकों ने इस स्ट्रेन को B16172AY104 नाम दिया है। ये श्रीलंका में मिला कोरोना वायरस का तीसरा म्यूटेट फॉर्म है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट बेहद संक्रामक है। इसी वेरिएंट की वजह से भारत में अप्रैल मई महीने में कोरोना ने भयानक तबाही मचाई थी। जर्मनी में कोरोना से बिगड़ते हालात पर चांसलर एंजेला मर्केल ने टिप्पणी की है। मर्केल ने कहा कि देश कोरोना की भयावह चौथी लहर की चपेट में है। हमें कोरोना के बूस्टर शॉट को तेजी से डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है। उन्होंने वैक्सीन को लेकर संशय में रहने वाले लोगों से अपील की है कि वो जल्द से जल्द डोज लगवाएं। चीनी टेनिस खिलाड़ी पेंग शुआई के अचानक लापता होने पर चीन का बयान सामने आया है। चीन की तरफ से कहा गया है कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। चीन के स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी और पूर्व विंबलडन चैंपियन पेंग शुआई ने चीन के पूर्व प्रधानमंत्री झांग गाओली पर 2 नवंबर को यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसके बाद से ही शुआई के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। रेलवे में यात्रा के दौरान अब पेंट्री कार्ड शुरू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। कोविड के चलते ई कैटरिंग और रेडी टू ईट सर्व हो रहा था। अब मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में ऑन बोर्ड पेंट्री कार्ड शुरू करने का आदेश दे दिया गया है। एम्स दिल्ली ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2020 से जून 2021 के बीच ऐसे मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है जिन्हें कमर में दर्द, नसों में जकड़न, शरीर में कमजोरी, गर्दन में दर्द के साथ पूरे शरीर में अकड़न महसूस होती है। लंबे समय तक लैपटॉप और मोबाइल फोन पर काम करने के कारण 180 डिग्री पर रहने वाली रीढ़ की हड्डी अब 120 डिग्री के एंगल पर आने लगी है। 20 नवंबर को ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक होने वाली है। बैठक में कई बड़े फैसलों पर विचार होना है। बैठक का मुख्य एजेंडा पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाना और ब्याज दरों पर फैसला लेना है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के विजेताओं को सम्मानित करेंगे। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत भारत को कचरा मुक्त बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की तर्ज पर कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी के तहत प्रमाणित शहरों को इस समारोह में भी पुरस्कृत किया जाएगा। अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो फौरन रिटर्न दाखिल करें। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ गई है। 31 दिसंबर तक आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आप ऑनलाइन तरीके से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आयकर विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है। और इस वक्त एक अहम खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 दिन का 56वें डीजीपी सम्मेलन हो रहा है। पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षकों का सम्मेलन हो रहा है। पीएम मोदी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और इसके लिए वो लखनऊ भी पहुंच गए हैं। 2 दिन का ये सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित होगा और सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठन के प्रमुख लखनऊ में कार्यक्रम स्थल पर फिजिकल रूप से भाग लेंगे, जबकि बाकी आमंत्रित अधिकारी अलग अलग स्थानों से वर्चुअली कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। एयरपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। तो देखिए, डीजीपी सम्मेलन के जो अहम मुद्दे रहने वाले हैं वो भी आपको बताते चले। आतंकवाद, अलगाववाद, साइबर क्राइम और नारकोटिक्स को लेकर के इस सम्मेलन में चर्चा होने वाली है। ये मुख्य टॉपिक है जिसको लेकर के मंथन किया जाएगा। और इस वक्त एक और बड़ी खबर राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, राजस्थान सरकार में कांग्रेस सरकार में चल रही तकरार के बीच 3 मंत्रियों ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने इस्तीफे की पेशकश की है। इसके अलावा अगर बात करें तो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने मंत्री पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है। खबर यह भी है कि 21 से 22 नवंबर को राजस्थान में कैबिनेट का विस्तार भी हो सकता है। जब सब विधायकों से मिला था तो उसके बाद में मैंने कहा कि हमारे कुछ मंत्री पार्टी को के काम में देखना चाहते हैं और मंत्री पद से छोड़ना चाहते हैं। तो आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ बताते हुए और जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि हमारे 3 होनहार मंत्री राजस्थान मंत्रिमंडल के उन्होंने आज श्रीमती सोनिया गांधी जी को पत्र लिखा है और पत्र लिख करके मंत्री पद छोड़ने
देखा कि इन्होंने तीनों कृषि कानून के रद्द होने के बाद से कांग्रेस पार्टी ने आज किसान विजय दिवस मनाने का फैसला किया है और इसी के लिए कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखा और पार्टी कार्यकर्ताओं से किसान विजय रैली और सभा करने का निर्देश दे दिया है। तो कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तीनों कृषि कानून को वापस लेने की बात कही, उसके बाद से ही क्रेडिट लेने की होड़ सी मच गई कि हमारे दबाव में आकर के ये बिल वापस लिया गया है। और इसी के तहत देखिए कांग्रेस पार्टी आज विजय रथ यात्रा निकालने वाली है। तीनों कृषि कानून के रद्द होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने आज किसान विजय दिवस मनाने का फैसला किया। तो कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद से आज संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक होगी, जिसमें एसकेएम के ये बैठक आज और कल 2 दिनों तक चलेगी। इस बैठक में पंजाब के 32 किसान संगठन हिस्सा लेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। 26 नवंबर को किसान आंदोलन के 1 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर दिल्ली के बॉर्डर में किसानों का जो जमावड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि संसद में किसान कानून के रद्द होने तक उनका प्रदर्शन, उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। और बुलेटिन में अब वक्त हो चला है राज्य की खबरें देखने का। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने लग्जरी गाड़ियां चुराने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश किया है। दुबई में बैठा सरगना चोरी के इस गैंग को ऑपरेट कर रहा था। पुलिस ने चोरी के इस गैंग का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 21 लग्जरी गाड़ियां जब्त की, जिनकी कीमत करोड़ों में है। पुलिस ने इस गैंग का कैसे पर्दाफाश किया, जरा इनसाइड स्टोरी जानिए। दरअसल 3 अक्टूबर को सफदरजंग एनक्लेव में रहने वाले मोहम्मद इखलाक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी एक लग्जरी कार चोरी हो गई है। कार की चोरी होने से उनका बच्चा सदमे में है, जिसके बाद पुलिस ने लोकल सर्विलांस के जरिए चोरों की तलाश शुरू की। पुलिस ने आबिद नाम के एक शख्स से पूछताछ की, जिसके बाद एक के बाद एक गाड़ी चोरी के लिंक जुड़ते गए और पुलिस ने सभी कड़ियों को जोड़कर वाहन चोरों के सरगना का पर्दाफाश कर गाड़ी बरामद कर ली। और तो और गाड़ी में गुब्बारे भरकर इखलाक को गाड़ी सौंप दी। गाड़ी मिलने पर परिवार में खुशी का माहौल है और इखलाक का बेटा खुशी से झूम रहा है। राजस्थान के दौसा में उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा के घर पर जमकर तोड़फोड़ हुई। हंगामा और तोड़फोड़ का आरोप राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा और उनके समर्थकों पर है। दरअसल पिछले 2 साल से बुद्धि प्रकाश मीणा लापता है। पिछले हफ्ते बुद्धि प्रकाश के पिता ने राजस्थान के मंत्री परसादी लाल मीणा के बेटे की तलाशी की मांग रखी थी। आरोप है कि मंत्री ने बुद्धि प्रकाश के पिता से बदसलूकी की, जिसका सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ था। विपक्ष इस बात को मुद्दा बनाते हुए परसादी लाल मीणा की आवास की घेराबंदी करने पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस ने किरोड़ी लाल मीणा और उनके समर्थकों को रोका तो पुलिस के साथ जमकर बहस हुई, जिसके बाद भीड़ को काबू करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। किसी तरह पुलिस ने समझाकर किरोड़ी लाल मीणा और उनके समर्थकों को वापस भेजा, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने चेतावनी दी कि जब तक बुद्धि प्रकाश मिलेगा नहीं तब तक आंदोलन जारी रहेगा। टीडीपी चीफ और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक हो गए और थोड़ी देर तक रोते रहे। इस दौरान उन्होंने सत्ता पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए। चंद्रबाबू नायडू ने सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पर उन्हें और उनके परिवार को लगातार अपमानित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी को भी लगातार निशाना बनाया गया है। इस मौके पर उन्होंने संकल्प लिया कि सत्ता में लौटने तक विधानसभा में कदम नहीं रखेंगे। टीडीपी प्रमुख ने कहा कि ये वाईएसआरसी के अत्याचारी शासन के खिलाफ उन्होंने धर्म युद्ध छेड़ा है। वो लोगों के पास जाएंगे और उनका समर्थन मांगेंगे। अगर लोग सहयोग करते हैं तो वो राज्य को फिर से बचाने का प्रयास करेंगे। वहीं सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने नायडू की टिप्पणी को नाटक करार दिया। कृषि क्षेत्र पर एक चर्चा के दौरान सदन में दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने निराशा व्यक्त की। बाद में उन्होंने अपने कक्ष में अपनी पार्टी के विधायकों के साथ अचानक बैठक की, जहां वो अत्यंत भावुक हो गए। बनारस के सभी 84 घाट लाखों दियों की रोशनी से जगमगा उठे हैं। इस खास पल का दीदार करने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु वाराणसी के गंगा घाट में मौजूद हैं।
कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। शिव की नगरी का ये नजारा देवलोक का आभास करा रहा है। घाट, कुंड, गलियां, चौबारे और घर की चौखट दियों की रोशनी से जगमग होगी। काशी में देव दीपावली की शुरुआत साल 1985 में पंचगंगा घाट से हुई थी। पहली बार क्रिकेट खेलने वाले 5 युवकों ने घाट पर दिए जलाकर देव दीपावली की शुरुआत की थी। धर्मचार्यों के मुताबिक देव दीपावली के दिन स्वर्ग से देवगण काशी आते हैं और गंगा में स्नान करने के बाद दीपावली मनाते हैं। घाट पर इंडिया गेट की एक अनुकृति भी बनाई गई है। इसमें वायुसेना, थल सेना, जल सेना और एनडीआरएफ के जवान अमर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। कोरोना के बाद मंदी की मार झेल रहे पर्यटन उद्योग के लिए भी देव दीपावली संजीवनी से कम नहीं है। इस खास मौके के लिए नाव, बजड़ों और क्रूज की बुकिंग लाखों रुपए में हुई है। यही नहीं, बनारस के सभी होटल और गेस्ट हाउस पूरी तरह से फुल हैं। आज के दिन गंगा में स्नान का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है। अगर कोई व्यक्ति पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकता तो वो नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकता है। आंध्र प्रदेश में बारिश से हाल बेहाल है। कई इलाकों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। अनंतपुर जिले की चित्रावती नदी में 10 लोग भारी बारिश और नदी के उफान में फंस गए, जिसके बाद एयरफोर्स के जवानों ने मोर्चा संभाला और MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया। जानकारी के मुताबिक चित्रावती नदी में आई भयानक बाढ़ की वजह से पुल के ऊपर से पानी बह रहा था। तभी एक कार में सवार लोग पुल पार कर रहे थे, जिसके बाद वो सभी पानी के तेज बहाव में बह गए। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब जाके एयरफोर्स के जवानों को बुलाया गया। काफी मशक्कत के बाद एयरफोर्स ने इन सभी लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन कर उन्हें सुरक्षित बचा लिया। बारिश का पानी तिरुपति के प्रसिद्ध मंदिर में भी घुस गया है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण भारी बारिश से नदियां उफान पर है। इसमें चित्तूर और कडप्पा में कई वर्षों की सबसे भयानक बाढ़ आई है। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने बारिश से प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लोगों को तुरंत राहत और बचाव पहुंचाने का निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और इसी कड़ी में पीएम मोदी शुक्रवार को झांसी पहुंचे, जहां पर उन्होंने 3,425 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। झांसी पहुंचने के बाद से पीएम मोदी सबसे पहले झांसी के किले पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने तिरंगे को सलामी दी और फिर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया। देखिए रिपोर्ट। मैं तीर्थ स्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी। पीएम मोदी ने शुक्रवार को यूपी के महोबा और झांसी का दौरा किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने झांसी में राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व में हिस्सा लिया। यहाँ पर जनता को संबोधित करते हुए पीएम ने कई मौकों पर इस बात का जिक्र किया कि वो वीरों की धरती पर आकर काफी गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को याद किया, मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी और अपने कुछ निजी अनुभव भी साझा किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने देश की सेना को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और कई दूसरे अत्याधुनिक उपकरण दिए। उन्होंने कहा कि इन हथियारों और उपकरणों के दम पर देश की सीमा और ज्यादा सुरक्षित हो चुकी है। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स
और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी हमारी सेनाओं का संरक्षित किए गए हैं। ये ऐसा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये नए भारत की ताकत है, आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धि है, जिसकी साक्षी हमारी ये वीर झांसी बन रही है। पीएम मोदी ने बुंदेलखंड रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बुंदेलखंड में अब कभी भी विकास परियोजनाओं पर ब्रेक नहीं लगेगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने झांसी से देश को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अब दुनिया के लिए हथियार तैयार कर रहा है। साथियों, लंबे समय से भारत को दुनिया के सबसे बड़े हथियार और एक प्रकार से हमारी क्या पहचान बन गई? हमारी पहचान एक ही बन गई, हथियार खरीदार देश। हमारी गिनती उसी में रह रही थी, लेकिन आज देश का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। आज भारत अपनी सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहा है। हम देश के डिफेंस सेक्टर से देश के प्राइवेट सेक्टर के टैलेंट को भी जोड़ रहे हैं। बुंदेलखंड में पानी की समस्या बहुत बड़ी है। इसको दूर करने को लेकर भी पीएम मोदी ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं से इस इलाके में पानी की कमी की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी और किसानों को भी जरूरी राहत मिलेगी। आज और कल पीएम मोदी डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे और देश भर से आए डीजीपी को संबोधित करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में साइबर अपराध, डेटा गवर्नेंस, आतंकवाद विरोधी चुनौतियों जैसे मुद्दे पर चर्चा होगी। आदर्श सिंह, टाइम्स नाउ ऑफ भारत, झांसी। और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत।